हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बच्चों, प्रिपरेशन कैसे चल रही है आपकी? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप डिसिप्लिन हैं, आप सच कोई भी एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। बस आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है और अपनी प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंट रहना है। सामने वाला क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, बच्चों इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है। तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, डिसिप्लिन रहिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। डेफिनेटली देखना बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए। ये अपना आज फोर्थ मॉक टेस्ट है। ठीक है। इससे पहले मैं 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी उस पे वीडियो बना दिए है मैंने। अगर आप लोगों ने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों जाओ और उसको देखो। है ना? हो सकता है कि आज कुछ नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बच्चे, मैंने ऑलरेडी 3 मॉक टेस्ट पे वीडियो बना दी है, नहीं देखी है तो आप प्लीज उसको जाके देखिए। अलग से प्लेलिस्ट बनी है, केमिस्ट्री मॉक टेस्ट बाय खुशबू मैम। ठीक है। और डेफिनेटली होगा आपका अपने माइंड में। जब मॉर्निंग में उठते हो ना, तो ये थॉट रखा करो, डेफिनेटली हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। ये थॉट होना चाहिए आप लोगों का जब भी आप मॉर्निंग में रखते हैं। ठीक है। और पूरे दिन इस बात को ध्यान रखा करो कि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ बच्चे आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और हाँ बच्चों, जिसने अभी तक खुशबू मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जाओ फॉलो करो। वहां पे मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, आप नीट 2024 में अपियर हो रहे हैं, एम्स नर्सिंग में अपियर हो रहे हैं, वहां पे मैंने टॉपिक वहां पे आप लोगों को बताए हुए हैं। और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स आपको वहां पे मतलब आपको देखने को मिलेंगी। कुछ मैंने अपलोड की हुई है, कुछ आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिलेंगी। हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो जल्दी से फॉलो कर लेना। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है। तो आप पहले ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद ट्राई करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है। चलो जल्दी से इसको पढ़ो। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट टू इन फोराइन। ठीक है। आपको क्या बताना है? सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है। ठीक है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो बनाओ पेंट टू इन फोर आइन का। बनाओ बच्चे। 1 2 3 4 5। ठीक है, बन गया अपना। अच्छा, अब सेकंड पोजीशन पे क्या है? सेकंड पोजीशन पे अपना डबल बॉन्ड है। एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है? अपना ट्रिपल बॉन्ड है। बन गया। एवेलेंसी पूरी कर दो इसकी, क्योंकि अपने को सिग्मा बॉन्ड भी काउंट करना है ना। ठीक है। ये कितना होगा? एक एच एक्स्ट्रा बना दिया मैंने। ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक एच यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ पे। ठीक है। अब आप जल्दी से काउंट करो कि कितने पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड तो ये रहा एंड दो ये रहे। तो देयर आर टोटल 3 पाई बॉन्ड। उसके अलावा देखो ऑप्शन पे जाओ एक बार, यहाँ 3 है, 5 2 नो पाई बॉन्ड। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन एलिमिनेट करके ही क्वेश्चन सोल्व हो गया। है ना? आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पाई बॉन्ड से ही काम चल गया। और ऐसे अक्सर होता है पेपर में। ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कम टाइम में आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाओ और नेगेटिव भी ना हो, तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके क्या करना, आपको क्वेश्चन सोल्व करना फटाफट से। अब 10 सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट अभी मैं डिटेल में करा रही हूँ तो एक बार काउंट कर लेते हैं। ठीक है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। 10 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और सोचो क्या होना चाहिए। सोचो और इस रिएक्शन को देखो, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है बेटा। सोच लिया? चलो अब देखो, ये आपका है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्यूमीन भी ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसे भी आ जाता है क्यूमीन के नाम से। ठीक है। और ये बहुत फेमस रिएक्शन है बच्चों। आपको ए बताना है। ए जो भी होगा उसकी आप रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराओगे तो उससे आपको फिनोल और आपको एसीटोन मिलने वाला है। तो अब ए क्या, देखो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा। अब किसके बीच में ऐड होगा? ये देखो सी एच के बीच में होगा।
है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो CH बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन होने वाला है। तो देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, जल्दी से देखो, मुझे ऑप्शन सेकंड दिख रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये वाला इंटरमीडिएट जो है इस रिएक्शन में बनता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको पूरी रिएक्शन ही ध्यान रखनी है, इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट क्या लेते हैं, है ना, और प्रोडक्ट क्या बनता है, फिनोल और एसीटोन बनता है, ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कर लोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। आपको इन ऑर्बिटल्स को डिक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले बड़ा वाला लिखोगे, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे कम वाला। अब बेटा ध्यान से, कुछ बच्चों ने तो सोच भी लिया होगा क्या आंसर होगा। आप वही करना जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले खुद वीडियो को पोस्ट करोगे, खुद ट्राई करोगे करने का। सोल्व हो रहा है तो अप्रिशिएट योरसेल्फ, अगर नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। आप देखेंगे कि मैम ने कैसे सोल्व किया और आपका कहाँ कॉन्सेप्ट वीक जा रहा था। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, आप अच्छे बच्चे हो, समझते हो मेरी बात को। ठीक है, चलो अब डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में कैसे लगाओगे, इधर देखो, N+L रूल पता है आप लोगों को, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले उससे है, टॉपिक से है क्वेश्चन। ठीक है, N+L रूल क्या होता है, N होता है आपका क्या होता है बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और L क्या है तुम्हारा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर N+L की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर N+L की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। लेकिन अगर N+L की वैल्यू सेम होगी तो उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में डिपेंड करेगा वो n की वैल्यू पे, जिसकी n की वैल्यू कम होगी तो उस केस में एनर्जी भी कम होगी। बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना है, अप्लाई करना है। चलो फिर करते हैं इसको। देखो अगर मैं 5f देखूं तो n की वैल्यू क्या है 5 और l की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। इधर देखो क्या होता है अपने पास, SPDF 0 1 2 3, याद है ना, SPDF, और इनके लिए L की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3। तो इस 5f की जो N+L वैल्यू है वो 8 आ गई। 6p के लिए देखो, 6p के लिए क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। 5p के लिए देखो 5 + 1 6 हो जाएगा। एंड 4d के लिए देखो 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 5f की, तो 5f की एनर्जी सबसे ज्यादा, देखो दो ऑप्शन में तो एक एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है 6p की होगी, यानी कि 5p और 4d डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो 5p में भी वैल्यू 6 आ रही है, 4d में भी आ रही है। फिर मैंने कहा था अगर वैल्यू सेम आ जाए तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करेगा कि एनर्जी क्या होगी। अगर n की वैल्यू कम है तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि 4d वाला अपना क्या चले जाएगा बेटा, पीछे चला जाएगा, और 5p जो है आगे आ जाएगा। इस तरीके से करना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करो इस क्वेश्चन को बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। शायद ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इस टाइप से क्वेश्चन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तब आप बोलोगे कि दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज एन एग्जांपल फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कि इधर देखो, कॉपर +1 में है, कॉपर +1 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड कॉपर +1 0 में भी जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो क्या हुआ, सब में ए है, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ अपना। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं फिर, MnO4 2 नेगेटिव, इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, +6 है, इसमें चेक करो +7 है, इसमें चेक करो +4, तो +6 से +7 ऑक्सीडेशन, +6 से +4 रिडक्शन, तो ये भी है, यानी कि जिसमें बी नहीं है वो हटा दो, ये हट गया, यानी कि डी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो है ही नहीं अपने पास। ठीक है, सी चेक करो, सी में क्या है, इसकी +7 होगी, इसकी +6 होगी Mn की, और इसमें Mn में +4 होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए बच्चे। तो यहाँ पे देखो +7 से +6
रिडक्शन हो रहा है, +7 से +4 भी रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि ये नहीं है। डी तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन वाले मेथड से। सी भी हमने देख लिया कि सी भी नहीं हो रहा है, तो यानी कि फाइनल आंसर जो आया है ए एंड बी। जिसका ये क्वेश्चन हो गया था, शाबाशी दे लो फटाफट से, जल्दी दो, फिर अपन चलते हैं आगे। दे ली, ठीक है, और जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट को रीड करो बच्चे। आपसे पूछा है, एक इक्वेशन दी हुई है तुम लोगों को, ई नोट सेल गिवन है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालिए। अब गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -n ई नोट सेल इंटू एफ, ठीक है। अब n क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, आना चाहिए वैसे तो आप लोगों को ऐसे देखते ही पता लग जाना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको सिखा दे दूं। Fe3+ जो Fe2+ में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, आई नेगेटिव से I2 में जा रहा है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर मतलब सेम करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फाइनल देखो क्या बनेगा, 2Fe3+, 2I नेगेटिव, I2, 2Fe2+। देखो यही तो इक्वेशन के लिए पूछ रहा है वो हमसे, देखो इधर, ठीक है, तो यानी कि n क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 2, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ बेटा, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2, तो -2, ई नोट सेल की वैल्यू देखो 0.24 वोल्ट, फैराडे देखो 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। ओके, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, देखो कूलम वोल्ट क्या होता है, कूलम वोल्ट होता है जूल, तो आपका जो आंसर आएगा वो जूल पर मोल में आएगा, लेकिन आपको देखो आंसर किस में रिपोर्ट करना है, किलो जूल पर मोल में, तो इसीलिए जो भी आपका आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, जूल में है 1000 से डिवाइड करना और माइनस में आएगा आंसर। देखो आपने 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि आप लोगों को पता चल चुका है कि माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, इसका फर्स्ट आ रहा होगा, ठीक है, कर लिया, देखो एक बार चेक करो, फर्स्ट आ रहा होगा, ठीक है। चलो नॉन्स्ट इक्वेशन से था बेटा ये क्वेश्चन, और नॉन्स्ट इक्वेशन ना वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर मैं उसमें से भी इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट बता दूं तो नॉन्स्ट इक्वेशन भाई सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसको करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, रीड करो इसको, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, इस कन्वर्जन के लिए आपको सुटेबल रिएजेंट बताना है, करो, कर लिया। देखो आपके पास ये एल्काइन है, एल्काइन से देखो कौन सी एल्कीन बन रही है, सिस एल्कीन, वैसे तो इसने दे भी हुआ है सिस बनी हुई है, तो आपको 2 बहुत पॉपुलर रिएजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एल्काइन से सिस एल्कीन में जाना तो उसके लिए लिनलार कैटलिस्ट होता है, H2 पैलेडियम कार्बन के प्रेजेंस में क्विनोलिन दिया होता है, जो कि पॉइजन कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जो फर्दर एल्काइन को एल्केन में जाने से रोकता है, एल्कीन तक ही रोक देता है, ठीक है। इसकी जगह बेरियम सल्फेट भी हो सकता है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, लिनलार कैटलिस्ट, क्या है, लिनलार कैटलिस्ट, ठीक है। ये तो बर्च रिडक्शन है, मतलब इसमें बेसिकली आप एल्काइन से ट्रांस एल्कीन में बनाते हो, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सेकंड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। और जिंक HCl को तो आप यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, और ये तुम्हारी वो वाली रिएक्शन है, क्या बोलते हो उसको, खुशरोव रिएक्शन, इसमें भी वो नहीं, इसमें तो एल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो करने का, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ H2E। अब E क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, आपको बताना है कि इसमें से ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन होगा, बेसिकली ऑर्डर बताना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स लिख दूं, तो क्या बोलते हो, ओ सर सीधा प्रॉब्लम है ना, या कोई और ट्रिक आप लोगों ने कर रखी होगी, चलेगा। एक बात देखो, जैसे जैसे मैं नीचे आती जा रही हूँ, क्या पता लग रहा है तुम लोगों को, सोचो, जैसे जैसे मैं नीचे डाउन द ग्रुप आ रही हूँ तो मुझे ये दिख रहा है
कि हाइड्रोजन तो छोटू सा ही है, लेकिन पोलोनियम का साइज बहुत बड़ा है और बड़े छोटे के बीच में दोस्ती ज्यादा पक्की नहीं है। बहुत जल्दी उनका बोन जो है वो ब्रेक हो जाएगा, बोन स्ट्रेंथ बेकार है, बोन एनर्जी कम है बहुत ज्यादा। जबकि वोटर के केस में बोन एनर्जी ज्यादा है, यानी कि स्टेबिलिटी वोटर के केस में ज्यादा है और सबसे कम पोलोनियम में है। देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है बेटा जिसमें वोटर का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा दिया हुआ है। तो यस, बाय द मेथड ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन यू कैन इजिली मार्क ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोलता है, रीड करो, which of the following diatomic molecular species has only pi bond according to MOT? मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपसे पूछा है इसमें से कौन सा ऐसा डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड ही है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। चलो, पाई बॉन्ड देखो, ऑक्सीजन के केस, इसके लिए ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं मान लो C2 का केस ले लूं, क्योंकि C2 ही इसका आंसर है, तो C2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py। देखो इससे काम चल जाएगा क्या? नहीं तो आगे वाला भी लेंगे, सिग्मा 2pz। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? कार्बन 6 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो फिल करो। 2 4 6 8 9 10 11 12। आपको क्या दिख रहा है? जो आपके लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चे, वो कहाँ आ रहे हैं? वो आपके पाई पाई ऑर्बिटल में आ रहे हैं। यही तो पूछा है। वो आपको डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज बतानी है जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड हो। तो देखो ना, वैसे तो हम बोलते हैं एक सिग्मा एक पाई है, ये अपन अपन यही तो बोलते हैं ऑर्गेनिक में कि अगर दो बॉन्ड है तो हम बोलते हैं डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम बोलते हैं एक सिग्मा दो पाई होंगे। बट आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो दोनों पाई बॉन्ड है, जो दोनों बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ही है, क्योंकि वो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बेटा पाई ऑर्बिटल में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। बाकी आप देखेंगे ऑक्सीजन में पाई स्टार में आते हैं। ठीक है, और इसमें जब आप N2 में देखेंगे तो नहीं आएगा, Be2 में तो वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि Be2 में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो यहीं तक ही सिमट जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, चल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला क्वेश्चन काफी। amount of energy required to remove most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom। ठीक है, कितनी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग ये पढ़ते हैं कि इन जनरल लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट। इन जनरल हम यही बोलते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है तो देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल। एक्सेप्शंस के बिना तो इनऑर्गेनिक बन ही नहीं सकती अपनी। तो बेटा अगर मैं बात करूं, इधर देखो, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा तो नियोन ही है, आपका ग्रुप 8 का है। ठीक है, उसको ना चाहिए, मतलब क्या फुल्ली फिल्ड है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद देखो फ्लोरीन है, उसके बाद आना तो चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन आज क्या जाता है? नाइट्रोजन। आ क्या जाता है? नाइट्रोजन। फिर देखते हैं ऑक्सीजन के बाद कार्बन, उसके बाद आना तो चाहिए बोरोन, लेकिन क्या आ जाता है? बेरिलियम भैया जी आ जाते हैं। फिर उसके बाद बोरोन एंड देन लिथियम। मैम ऐसा क्यों? ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है नाइट्रोजन और बेरिलियम के साथ?
नहीं, नाइट्रोजन बेरिलियम के साथ अन्याय नहीं, बेचारे ऑक्सीजन के साथ और बोरोन के साथ अन्याय हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसके पास 2p3 है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल है, जबकि ऑक्सीजन में p4 है बेटा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के केस में p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगा। बेरिलियम में क्या है, बेरिलियम में 2s में इलेक्ट्रॉन आता है, जबकि बोरोन में 2p1 में आता है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि जो s वाला ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के पास होता है एज कंपेयर टू p। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेम सबशेल, जैसे आपका 2p 2s 2p, ठीक है, सेम उसके लिए ना, लेवल के लिए। तो s क्योंकि पास है, p थोड़ा दूर है, ठीक है, तो S जो है न्यूक्लियस के पास है, उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इसलिए बेरिलियम बेचारे की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये ऑर्डर आप फॉलो करेंगे। अब देख लो किसमें है ये, मुझे दिख रहा है ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, देन लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसको, इक्विलिब्रियम से है ये क्वेश्चन। pH of a saturated solution of a calcium hydroxide, okay, solubility product important है, again solubility product से आपको पता है क्या कि pH और pOH, देखो अभी इन्होंने ना मेंशन नहीं किया है कि टेम्परेचर कितना है, तो जब तक आपको वो टेम्परेचर मेंशन नहीं करेंगे तो मान के चलना कि वो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से H प्लस और OH की कंसंट्रेशन भी चेंज होती है, एंड pH और pOH। क्वेश्चन है, सोचो, ये क्वेश्चन है अपना केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स से क्या बोल रहा है, रीड करो इसको। ये कह रहा है कि इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k एंड टाइम t रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टाइम पीरियड log इनिशियल कंसंट्रेशन A डिवाइडेड बाय लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज A माइनस x। अब वो बोल रहा है आपको टाइम निकालना, तो टाइम तो निकाल लेंगे मैम, बस हमें a और a माइनस एक्स की वैल्यू पता चल जाए। हम मान लेते हैं कि 100% था स्टार्टिंग में, उसमें से हमारी जो रिएक्शन है वो 99% कंप्लीट हो गई है। सोचो, स्टार्टिंग में मेरे पास 100% था, 99% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो लेफ्ट अमाउंट कितना बचा होगा, 1%। तो लोग 100 क्या हो जाएगा, लोग 100 2 होता है ना, और लोग 2 क्या होता है, वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कितना होगा आपका, वो 0.3010। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखो, 2.303 इंटू 0.3010। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.6, कितना आ रहा है ये, 0.693/k। ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे, हो जाएगा। चलो, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बच्चों, नहीं नहीं नहीं, आपका क्या था, ये लोग 100 था ना, लोग 100 2 होता है, लोग 2 नहीं, लोग 100 तो 2 ही होता है ना, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4.606/k आएगा। ठीक है, क्या होता है बेटा, इधर देखो, लोग 100 लिख रही थी ना मैं, तो लोग 100 2 होता है। ठीक है, चलो, उसके बाद देखो, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, आपको बताना है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। अब नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रिक आप लिखेंगे, लिखो। अपन क्या करते हैं, एसेंशियल वाली याद कर लेते हैं, एसेंशियल वाली अपन याद कर लेते हैं, बाकी जो बचेंगे वो नॉन एसेंशियल में आ जाएंगे। तो मैंने ये शायद पहले भी लिखवाई थी, पीवीटी टिम होल, पीवीटी टिम होल से आप ध्यान रखेंगे। पी क्या है यहाँ पे, फिनाइल एलेनिन, वी वेलिन है, टी यहाँ पे क्या है, ट्रिप्टोफैन है, थ्रियोनिन है टी से, आई से आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसिन।
ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे और देखेंगे जहां पे स्टार मार्क लगे हुए हैं ना आपके एनसीईआरटी, जब आप ओपन करेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर, तो इसमें वो स्टार वाले एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। तो देखो इस लिस्ट में हमारा एलानिन नहीं आया, जो ये ए है ये आर्जिनिन है ना कि एलानिन, बाकी सारे आए, फिनाइल एलानिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ये सारे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज। देखो जो आपका सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको पता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, तो जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा। रीजन, क्योंकि जो जब आप ए में बी को मिलाते हो, अगर ए बी का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है तो वेपर बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और अगर वेपर बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे वो बॉयल करेगा। तो इसमें देखो ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है और आपको सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स मालूम होने चाहिए। अब वाटर में अगर आप HNO3 को डालोगे तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो मैम, ये वाला तो आपने पहले भी कराया है ना, तो अब तो कर लोगे, हो गया, हो गया होगा। चलो ठीक है, बहुत बच्चों का मुझे पता आंसर आ गया होगा। तो बेसिकली आप कैसे लिखोगे, माइनस हाफ माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2, कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, -1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बाई डी टी ऑफ NH3। अब देखो ऑप्शन मैच करते हैं इससे, कौन सा ऑप्शन है देखो, थर्ड ऑप्शन है। फर्स्ट तो नहीं होगा, 1/3 और यहाँ माइनस हाफ लगा दिया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, थर्ड वाला क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है उसमें प्लस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। सोचो इसको कैसे होगा, जो मोस्ट डिफिकल्ट रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हो, कि मान लो मैं इन सबकी रिएक्शन H+ से कराती हूँ, ठीक है। अब देखो सब में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सब में देखो दो दो लोन पेयर लेके बैठा है। प्रोटोनेट करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर, तो प्रोटोनेट हो जाएगा। आपको ये डिसाइड करना है कि किस केस में ऑक्सीजन के लोन पेयर जब जाएंगे तो उनको डिफिकल्टी होगी, मतलब किस केस में ऑक्सीजन के लोन पेयर खुशी खुशी नहीं जाएंगे H+ के पास। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आओ। देखो अगर मैं सारे केसेस को देखूं बेटा, तो इसमें जो ये वाला है फिनोल, इसको बनाना एक बार। आपको पता है फिनोल में जो OH ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो ऑलरेडी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो किसी एसिड के साथ, तो ये तो बेचारे बिजी हैं, है ना, ये तो बेचारे बिजी हैं, तो ये इनके पास जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जबकि बाकी केस में क्या ऐसी कोई रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं है। इसमें है तो सही प्लस आई है, दोनों का प्लस आई है, इसमें एक प्लस आई है और हाइड्रोजन का तो कुछ नहीं होता है इफेक्ट, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि रेजोनेंस वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होता है इंडक्टिव वाले से। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस में घूमने जा रहे हैं तो वो प्रोटोनेट नहीं हो पाएगा इजीली, बहुत डिफिकल्टी होगी अगर ऑक्सीजन के लोन पर जाएंगे H+ के पास। तो थर्ड वन वाला दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, वो आपका थर्ड सॉरी फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है, फिनोल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। आपके पास दो तरह के हैं सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन के लिए बच्चों आपका जो एंथैल्पी चेंज है वो भी जीरो होता है, वॉल्यूम चेंज वो भी जीरो होता है, एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो होता है, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी लेस देन जीरो होता है। ये दोनों तो सेम रहते हैं चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। अब देखो करेक्ट ऑप्शन पूछा है, डेल्टा इज जीरो, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये ठीक है ना, कि डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, correct electronic configuration of the central atom in potassium
इसका नाम क्या है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या होगा? सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए। देखो, कॉन्फ़िगरेशन से भी पहले ध्यान रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे। +4 + x - 6 = 0 +2। तो Fe+2 क्या होगा तुम लोगों का? D6 होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा? Eg में स्प्लिट होने वाला है ना, और T2G में और T2G में क्या होंगे? सारी पेयरिंग हो जाएगी। देखो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। वेरी गुड। ठीक है, तो सबका आ गया। मजा आ रहा है? कितने क्वेश्चंस हो गए? मैंने तो काउंट ही नहीं किए, आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो इसको जल्दी से रीड करो, इस स्टेटमेंट को फटाक से करो। चलो, ओके। PCl5 के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो PCl5, ये देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, आप चाहे बोलो कि केमिकल बॉन्डिंग से है तब भी चलेगा, आप बोलो मैम पी ब्लॉक के ग्रुप 15 से है तो भी ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मैम पी ब्लॉक तो हमने करा ही नहीं, कोई नहीं, ये केमिकल बॉन्डिंग से चैप्टर है। ठीक है, चलो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। देखो PCl5 का जब तक आपको बेटा स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम होगा तो कैसे करोगे क्वेश्चन? मैम हमें तो मालूम है, हमें तो पता है, हम तो पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग हमने बहुत अच्छे से किया है ना। चलो, अब यहाँ पे क्या है आपके? ये क्या है? 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड है, हमें पता है 180 डिग्री के और ये 120, मतलब पहली 2 स्टेटमेंट तो करेक्ट है। एक्सियल वाले बॉन्ड्स लंबे होते हैं, लोंगर देन इक्विटोरियल, मैम ये भी ठीक है। मैम ये देखो ना, फिर PCl5 इज नॉन रिएक्टिव। नहीं भाई, रिएक्टिव होता है। एक बार बताओ, ये बॉन्ड बड़े हैं, बड़े यानी कि कमजोर। ठीक है, तो जैसे आप हीट करोगे ना, ये बेचारे टूट जाएंगे PCl3 और Cl2 में, तो ये तो रिएक्टिव है। आपसे बोल दिया कि नॉन रिएक्टिव, ये गलत है। मस्त था ना क्वेश्चन? चलो, आप ये जरूर देखा करो बच्चों, जैसे मान लो मैंने 30 क्वेश्चंस करा दिया आप लोगों को, 30 क्वेश्चंस कराने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बताओगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक तो एंड तक देखा करो वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन तुमने कितने सही किए। मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है? तो आप मुझे बताएंगे कि मैम मेरे इतने ठीक हुए। ठीक है, चलो, ओके मैम, ये तो क्वेश्चन ना आपका कुछ ज्यादा ही फेवरेट हो गया, हर मॉक टेस्ट में करवा रहे हो हम, ताकि तुम प्रैक्टिस करो और इसमें तुम्हारे नंबर बन जाए। नीट का दे रहे हो तो 4 मार्क्स, और अगर एम्स नर्सिंग का दे रहे हो तो कितने मार्क्स का आता है? 30 क्वेश्चन होते हैं, है ना? तो उसमें भी आपका स्कोर आ जाएगा। देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन फेवरेट होता है भाई एग्जामिनर का। XgF4 क्या होगा इसमें? देखो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हैं, और 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के लिए स्क्वायर प्लानर होता है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा, XgF4 स्क्वायर प्लानर हो जाएगा, यानी कि अपना ए का तो क्या आ जाएगा? सेकंड। अब देखो ए का सेकंड किस में? 2 में है, तो यानी कि 2 ऑप्शन तुमने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे ना, सच बता रही हूँ, कॉन्फिडेंस जो आएगा ना तुम्हें, पूछो मत। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम हो जाएंगे, कम क्या, ना के बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से जो तुम्हें आसान लग रहा है ना वो करो। अब देखो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करे, बी चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि दोनों में डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो सी चेक कर लो। ठीक है, सी नहीं तो डी कोई चेक कर लो। XgO3 चेक करोगे तो क्या आएगा? हाफ ऑफ 8, यानी कि 4। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। और ये किस में होता है? सोचो 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 सोचो, सोच लिया? हाँ मैम, ऐसा ही कुछ शक्ल दिख रही है, हमने भी जो बनाया नोटबुक में। तो ये तो पिरामिडल है ना, तो पिरामिडल है तो ध्यान रखना, स्क्वायर पिरामिडल और पिरामिडल है, डिफरेंस है उसमें। ठीक है, तो आपका डी का क्या आ जाएगा? फर्स्ट। और डी का फर्स्ट आने की क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे XgO4 का भी निकाले ना, हाफ ऑफ 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12/2 6। तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ध्यान रखना, ऑक्सीजन बेटा डाइवेलेंट है, उसको मत काउंट करना हाइब्रिडाइजेशन नंबर वाले फॉर्मूले में, गलत आएगा फिर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। पहले तो ये सोचो ये क्वेश्चन आया कहाँ से, पहले तो ये डिसाइड करो आया कहाँ से है, फिर सोल्व करो। सोच लिया? मैम ये तो ना DNF ब्लॉक वाले से है, उसमें भी डी ब्लॉक का है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैम इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? देखो, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट, मैग्नेट और पर मैग्नेट,
हाँ जी, क्या होता है इनका स्ट्रक्चर बताओ। पर मैग्नेट क्या होता है KMnO4, और मैग्नेट क्या होता है K2MnO4। बनाओ फिर स्ट्रक्चर, देर किस बात की। ठीक है, MnO4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। अगर मैं काउंटर आयन ले लूं K+, और ये क्या हो जाएगा, ये देखो बच्चों। अब देखो क्या पता चल रहा है इसमें से, आओ दोनों ही वो कह रहे हैं टेट्राहेड्रल, हाँ टेट्राहेड्रल तो है, बात तो सही है। ड्यू टू किस वजह से है, पाई मतलब वो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल इनकी ज्योमेट्री आई है वो कौन से ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके बेसिकली आई है। वो कह रहे हैं कि पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन के पास तो 2p होता है, तो p ऑर्बिटल उसके यूज होंगी विद d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। हाँ भाई, मैग्नीज के डी ऑर्बिटल में है ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि KMnO4 में क्या होता है देखो, +7 है और इसमें +6 है, इसमें सिर्फ डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि बेचारा तो खाली है। तो जो ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल है वो मैग्नीज के डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी भी हम एक बार देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कोई पाई बॉन्डिंग नहीं हो रही, अरे पाई बॉन्डिंग नहीं हो रही तो ये क्या बना हुआ, फिर ये क्या है, पाई बॉन्डिंग तो है, हटा दो। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ, नहीं, पी ऑर्बिटल तो ठीक है ऑक्सीजन की, बट मैग्नीज की पी नहीं, डी हो रही है। और नेक्स्ट देखो, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप, अरे 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 अरे, डी तो होती ही नहीं है भाई ऑक्सीजन के पास, तो ये तो सरासर गलत बात हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रो से दूसरा क्वेश्चन, क्या बात है। सोचो 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 सोचो। नॉन इक्वेशन पे क्वेश्चन है, ई नोट सेल आपको दिया हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय एन लोग के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे तो ई सेल जीरो ही हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं फिर, देखो बताओ क्या कहते हो। ठीक है, चलो आगे सोल्व करते, 0.059। ओके, क्या इन्होंने हमें दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है। ई नोट सेल इन्होंने हमें दिया हुआ है, यस मैम दिया तो हुआ है। चलो फिर, और कैलकुलेशन भी कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, 0.059, 3 जीरो ऊपर जाएंगी, 2 जीरो नीचे आएंगी, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा, है ना। तो लोग के इक्विलिब्रियम आ जाएगा 10, तो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा तुम लोगों का 10 की पावर 10। देखो आ रहा है क्या सबका, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो। यस, यस, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, मजे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्या बात है मैम। चलो एक काम करो, तुम करो, कितनी जल्दी कराना तुमने ये क्वेश्चन मुझे बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भैया ये भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में आजकल, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, है ना, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो एम्फोटेरिक, देखो मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपसे पूछा जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड, तो न्यूट्रल ऑक्साइड के लिए एक ट्रिक ध्यान रखना मेरे बच्चों, नो को नाशुआ, ये न्यूट्रल ऑक्साइड के लिए, नो को नाशुआ। ठीक है, अब नो बोले तो NO, को बोले तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाशुआ N2 और वाटर। ध्यान रखना NO2 नहीं है, बहुत बच्चे गलती करते हैं N2। ठीक है, ये तो है तुम लोगों के न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, आपसे पूछा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक के लिए भी है क्या मैम कोई ट्रिक, हाँ जी बिल्कुल है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स लिखो सारे बच्चे, क्या ट्रिक है मैम, लिखो। जनाबे, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, लिखो। जनाबे बोले तो जिंक का ऑक्साइड होगा, जिंक का ऑक्साइड या जिंक का हाइड्रोक्साइड। इसमें ना क्या करो, जनाबे असली अली ने लिख लो। असली क्यों बोल रही हूँ, असली से तुम्हारा आर्सेनिक का ऑक्साइड भी हो जाएगा इस तरीके से, ट्रिक से ही एम्फोटेरिक होता है। अली बोले तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, है ना, और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। गाया, गैलियम का ऑक्साइड बेटा। बेकार, बेरिलियम का ऑक्साइड बोल दो, या बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है। बेकार, क्रोमियम का ऑक्साइड। ठीक है, पंजाबी, लेड का ऑक्साइड। ठीक है, और ये टिन का ऑक्साइड, SNO या SN2O3, ये आपको मिल सकता है। ठीक है,
SNO, SN आपका +2 और +4 में ना SNO4 मिल सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें से बोला एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, तो देखो ये तो बेसिक ऑक्साइड है अपने, है ना, हमें पता है ना, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसमें से बेरिलियम का जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी। तो ये ट्रिक है, प्लीज इसको लिख लो, ठीक है। चलो, उसके बाद इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। नेगेटिव एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी नेगेटिव होने का मतलब है जहां रैंडमनेस कम हो जाएगी वहां तुम्हारा एंट्रोपी भी नेगेटिव हो जाएगा। देखो एवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या हो रहा है अपना, बेसिकली लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो रैंडमनेस बढ़ रही है ना, ठीक है। और रैंडमनेस बढ़ रही है तो डेल्टा एस क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा। एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस एक्सपेंड कर रही है, पहले इतने वॉल्यूम में थे गैस के मॉलिक्यूल, अब एक्सपेंड कर गई, ज्यादा वॉल्यूम मिल गया गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो रैंडमनेस बढ़ गई, तो डेल्टा एस भी इंक्रीज। सब्लिमेशन भी, सॉलिड से वेपर फेज में जा रहा है, तो इसमें भी डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। यहाँ देखो पहले आपके पास 2 थे हाइड्रोजन, यहाँ पे अब 1, 2 से 1 जा रहे हो, रैंडमनेस कम हो गई, तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेटा करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे अमाइंस वाले चैप्टर से। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। अगर वो एक्वस सॉल्यूशन बता देना तो ध्यान रखना, एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ आप सोनली उससे नहीं लगाओगे प्लस आई इफेक्ट से, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ना बेटा प्लस आई इफेक्ट तो रोल प्ले ही करता है, साथ ही साथ सोल्यूशन इफेक्ट भी रोल प्ले करता है, ठीक है। इन दोनों फैक्टर को यूज करके, इन दोनों कंसेप्ट को यूज करके फाइनल ऑर्डर आता है। तो ध्यान रखना जब आपका आर मिथाइल है, ध्यान रखना मिथाइल है, तो उसमें जो ऑर्डर होता है वो होता है 213, ध्यान रखना बेटा। और अगर मान लो आर इथाइल है तो उसमें होता है आपका ऑर्डर 231, कोई भी एक ध्यान रख लो, अगर एक ध्यान है तो फिर आपको याद रह जाएगा। अब 213 क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी, ये मतलब है मेरा। अब देखो इसमें मिथाइल है तो सेकेंडरी वाला सबसे पहला आएगा, देखो यहाँ पे टर्शरी है, टर्शरी प्राइमरी, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेकेंडरी है। अब हो सकता है कि वो एक और ऑप्शन देते जिसमें सेकेंडरी हो, लेकिन अगर आपको ये चीज पता है ना 213 वाली, तो गलत नहीं करोगे, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, तो क्या होता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा ना Br3O8, ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इसका इंग्लिश वाला पार्ट कहाँ गया, अच्छा कोई बात नहीं हिंदी वाला लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें से आपसे ये पूछा था, जो इसमें से आपसे ये पूछा था इनमें से कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथवे से जाएगा, ये आपको बताना था। देखो इधर, अगर मैं बात करूं बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से अगर क्लोरोबेंजीन बन रहा है तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी, इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होके जाएगा, ठीक है। इसमें मैं बात करूं तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपा से पूछा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, लास्ट वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो सेकंड वाला है बच्चे, वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो Cl+ होता है, वो जाके जो है अटैक करता है बात बेंजीन, बेंजीन रिंग पे जाके जो है चिपक जाता है, ठीक है, बेंजीन के इस तरह से, क्योंकि बेंजीन यहाँ पे बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह। Cl+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल भाग भाग के जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम पे हो रही है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। H को हटा के खुद Cl आके लग गया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। बच्चों ये क्वेश्चन आपका मोल कॉन्सेप्ट से, तो मोल कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। देखो अब हेबर प्रोसेस क्या होता है, N2 + 3H2 2NH3, यही तो है। अब वो बोल रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए होंगे अगर आप चाहते हो कि 20 मोल अमोनिया आपको प्रोड्यूस मिले। तो मुझे यहां से दिख रहा है कि क्या, कि 3 मोल, ऐसे कर लो
कि 2 मोल एंड अमोनिया के लिए मुझे 3 मोल ऑफ H2 चाहिए, तो 20 मोल अमोनिया के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो हो जाएगा 30 मोल चाहिए अमोनिया के। अगर आप चाहते हो कि 30 मोल H2 के चाहिए, अगर आप चाहते हो 20 मोल अमोनिया क्या हो प्रोड्यूस हो जाए, तो इसका ऑप्शन बेटा थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक एल्कीन है A, रिएक्शन विद O3 एंड ZnH2। कौन सी रिएक्शन है, याद आ गया? कौन सा रिएजेंट है ये? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है। एक एल्कीन है जो हमें क्या दे रही है, प्रोपेनोन दे रही है, प्रोपेनोन दे रही है आफ्टर ओजोनोलिसिस, और एक हमें दे रही है बेटा इथेनॉल दे रही है, इथेनॉल CH3CHO। इसको मैं ऐसे लिख लूं, देखो इधर ऐसे लिख लूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इथेनॉल ही है ये, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि जो एल्कीन है, पहले तो आपको ये पहचानना है कि एल्कीन कौन सी होगी। जब आपको एल्कीन मालूम पड़ जाएगी कि कौन सी एल्कीन है, उसके बाद आपको उसमें डालना है HCl। तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर वाला एक माइनर वाला, एंड आपको बताना है विच वन इज मेजर, मेजर कौन सा है, ठीक है। तो पहले तो ये पता लगाओ एल्कीन कौन सी है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से जान करके इसको ऐसे लिख लिया, क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि ये जो O है इनको हटा के मुझे क्या लगा देना है, एक बड़ा सा बूंद लगा देना है। तो ये आपकी एल्कीन है, ठीक है। ये आपकी एल्कीन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ। CH3 डबल बॉन्ड CH3 है ना। अब इसकी रिएक्शन कराई है बेटा मैंने HCl के साथ। कौन सा रूल, आप क्या करते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करोगे, बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है वो टर्शरी बन रहा है, तो जो Cl आएगा वो यहीं पे तो लगेगा। बताओ बताओ, यहीं लगेगा, सोच लो, सोच लिया? क्योंकि जैसे ही मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगी तो टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। अगर आप दूसरी साइड करते ना बच्चे, तो वो सेकेंडरी बनता। तो यहाँ से आपको टर्शरी मिल रहा है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही है अपना, देखो कौन सा थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है अपने को, CH3 CH2, हाँ ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन काफी अच्छा था ये वाला। देखो, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ना बेटा, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी भी पढ़ी है ना ऑर्गेनिक में, तो आराम से कर लोगे। देखो अब क्या है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। एक बात बताओ, जब आप इसकी रिएक्शन थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हो तो पहले तो सोल्ट मिलता है, लेकिन जब आप उसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा देते हो तो आपको क्या मिलता है, थैलामाइड मिलता है। नहीं, थैलामाइड तो बाद में मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, CO अमाइड लिंकेज बन जाती है, CONH2, ठीक है। इसके बाद हीटिंग तो जारी है भाई, ठीक है। तो हीटिंग जारी है तो क्या होगा, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 N यहाँ से निकल जाएगा। तो अमोनिया निकलने के बाद आपको जो फाइनल आंसर है वो क्या मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा। याद करो, जो आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होता था वो यहीं से तो शुरू होता है, थैलामाइड से फिर आप उसमें डालते हो, है ना, KOH डालते हो, फिर फर्दर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हो, थैलामाइड सिंथेसिस। तो हो सकता है वो रिएक्शन इसके साथ आ जाए, हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपको थैलामाइड ना देके ये दे दे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। आपको बताना है कि इनमें से जो सीरीज ऑफ ट्रांजिशन है, जो बेसिकली आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ते हो, उसमें जो ट्रांजिशन होती है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आपकी जो लाइट फॉल होती है, वो विजिबल रीजन में किस केस में होती है। अलग अलग सीरीज आप पढ़ते हो, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फरी। हम्फरी और फंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी ज्यादातर ये 3 में से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज में जो रेडिएशन फॉल करती है वो आपकी यूवी रीजन में करती है, अल्ट्रावायलेट में। बाल्मर में विजिबल रीजन में फॉल करती है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं पास्चन और ब्रैकेट की, इसमें आईआर रीजन में करती है। आपसे पूछा है विजिबल रीजन में, तो इसका ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने 30 क्वेश्चंस बच्चों कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप मजा आया होगा, क्वेश्चन सोल्व भी किए होंगे आपने,
और जैसे जैसे मैंने किया है अप्रोच, आपने भी अपनी अप्रोच देखी होगी एंड वीडियो को पॉज करके ही क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो इससे आपको पता लगता है कि आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को। और मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कितने सोल्व हुए। ठीक है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। ठीक है बच्चों, तो चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड टेंशन नहीं लेनी है, जितना आपसे हो पा रहा है उतना सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए एंड डिस्ट्रैक्शन ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बच्चों, टेक केयर।